हमने तो चौधरी साहब को लोगों को पानी पिलाने की उम्मीद के साथ ही देखा। पहला मौका है कि चौधरी साहब पहले ही पानी पी रहे हैं। बहरहाल, जनता टीवी हरिभूमि का यह मेगा कॉन्क्लेव हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो 3 दिन से जारी है, आज हम इसके महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। महत्वपूर्ण पड़ाव पर इसलिए हैं कि हमारे साथ इस समय मंच पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। एक बड़ी विरासत के वह भी उत्तराधिकारी हैं। सर छोटू राम जी के नाम से प्रदेश ही नहीं, देश भी एक अलग श्रद्धा और सम्मान की निगाह से जिन्हें देखता है, उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को वीरेंद्र सिंह जी ने अपने तौर तरीकों से बखूबी निभाया है। तो एक बार जोरदार तालियां चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लिए। तो वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर आने के लिए भी, और बड़े अरसे बाद आपसे मिल रहा हूं तो आपकी मूल पार्टी में भी वापस आने के लिए भी। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि 42 साल जहां पर बिताए, 10 साल गुजार कर आप वापस वहां आए। क्यों आए और किस उम्मीद से आए? उम्मीद तो कोई शब्द नहीं मैं जिसका की व्याख्या करूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मैंने ये फैसला लिया कि किन्हीं कारणों से कांग्रेस से मेरे को जाना पड़ रहा है, और ये भी फैसला सामने था कि भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, तो एक विचारों की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की समझ और उसके विचार और उसकी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में अंतर तो है, लेकिन मैं ये समझता था कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होएगा। इसलिए यही समझ आता था कि हो सकता है वहाँ एडजस्टमेंट विचारों की, अभिव्यक्ति की कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पे ठीक हो सकती है। लेकिन लंबे समय तक मैंने कोशिश की कि मैं इस बात पे कोई सहमति अपने आप में बना सकूं कि कहीं ना कहीं दोनों विचारधाराओं में ज़्यादा अंतर ना होने के बावजूद भी ठीक है, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ा कारण ये था कि आप ये कहेंगे कि फिर 10 साल क्यों लगा दिए। तो ये भी एक बात थी मेरे मन में कि मैं कोई निर्णय लेने से पहले ये सोचता था कि लोग ये कहेंगे कि देखो अभी कांग्रेस में थे, अब साल 2 साल 3 साल में फिर वापस आ गए। तो मुझे ये लगा कि मैं रुकूं, और रुकने का कारण सिर्फ यही था कि लोगों में इस बात के लिए मुझे अच्छा ना लगे कि लोग मुझे कहें कि ये पार्टी में आने जाने का कार्यक्रम बड़ा आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आखिरकार मैंने फैसला लिया कि जहाँ मेरी विचारधारा जो कांग्रेस की सोच का एक अंश है और भारतीय जनता पार्टी की सोच कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि कम से कम मैं उस विचारधारा में तो रहूं जिसमें मैं अपने आप को व्यवस्थित रूप से और स्वभाव से भी अपने आप को ठीक ठाक रख सकूं। मेरे से थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वो जिन परिस्थितियों में आपने कांग्रेस छोड़ी थी, इन 10 सालों में क्या वो परिस्थितियां बदल गई कि आपको वापस कांग्रेस ठीक लग रही है, या जिस उम्मीद के साथ में आपने कह दो दिया कि कोई उम्मीद नहीं, पर भाजपा में जो उम्मीद थी उसके मुझे लगा कि यहां की बदहाली ठीक है बजाय इसके भाजपा में बने रहने के। थोड़ा इसमें तो बताइए, क्योंकि कांग्रेस छोड़ना आप जैसे नेता का बड़ा निर्णय था। अभी तक हम तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस छोड़ना आपका बड़ा निर्णय था या कांग्रेस में वापस आना आपका बड़ा निर्णय। देखिए, आप ये मान के चलें कि मेरा वापस आना
मैंने जैसे कहा कि विचारधारा से जब तक मैं जुड़ ना जाऊं, मैं ठीक ना मानने लगूं अपने आप को कि जिस विचारधारा की पार्टी में मैं हूं उस विचारधारा का मैं समर्थक हूं, तो बात अलग है। लेकिन मैंने ये सोचा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा कि आपके मन में कोई ख्यालात हैं ऐसे। अब किसान आंदोलन है, जैसे आपने मेरी विरासत की बात कही, जी, मैं किसान आंदोलन में अगर मैं किसान के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मेरी विरासत का कोई मतलब नहीं। मैं ये नहीं कहलवा सकता कि दीन बंधु छोटू राम जी का बेटा भारतीय जनता पार्टी में बैठा है जबकि किसानों पे जुल्म हो रहे हैं। यही मेरा निर्णय, मैं बहुत समय लगा इसमें पूरा करके, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की और किसान संगठनों ने भी मुझे आके कहा कि भाई आप कम से कम इस पार्टी में हैं, कोई सुलह समझौता करा दें। और मैंने उस कोशिश में जो अपनी भूमिका अदा की और जो फिर मैंने रवैया देखा, यानी जो पार्टी के कर्णधार, मैं नाम नहीं लूंगा, आखिर में जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो कुछ साथी थे उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने से डायलॉग खत्म हो गया, संवाद नहीं है। पहले बातें हुई थी, अब हम भी ये चाहते हैं कि एक तरफ लगे, अगर आप इनको बात करके कहो कि ये कोई ना कोई बात निकाल लें। तो मैंने कहा कि कम से कम आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एमएसपी वगैरह की बात तो करते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना करा दें कि एक बेंचमार्क स्थापित करा दें कि किसी भी फसल का हर साल एक बेंचमार्क होगा। संजो के संवार के रखा है और दूसरी विचारधारा में इनकी कोई जगह नहीं है। पर चौधरी साहब, जब आप पार्टी छोड़ रहे थे उस समय तो बात आपके मुंह से ये निकल कर आई कि ये जननायक जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं और इन लोगों के साथ में ये चल रहे हैं तो अपन इनके साथ नहीं चल सकते। दोनों में अंतर आ गया। एक समय आप पार्टी छोड़ने की वजह जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला और उनके हिस्सेदारी के कामकाज को बता रहे थे। आज आपको लग रहा है कि किसानों का मुद्दा जो है उसके कारण आपको लगा कि इस पार्टी में नहीं रहना है। थोड़ा स्पष्ट करें, ज्यादा नाराज किस बात से थे वीरेंद्र जी? मैंने सिर्फ एक मुद्दे की बात नहीं कही जी, मैंने किसान की आपको एक एग्जाम्पल देके बताया कि जितने भी मैंने 10 साल में वहां अपने आप को पाया उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया जी। जननायक जनता पार्टी को मैं ये मानता था, वो पार्टी के हित की बात थी जी कि मैंने कहा जिस पार्टी में मैं हूं इनको कम से कम सलाह तो ठीक दूं। जी। मैंने कहा जिस पार्टी से आपका अलायंस है, इस पार्टी की कार्यशैली ये है कि अगर आप इनको झेलते रहे तो इनकी तो क्या गति बनेगी इलेक्शन में मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी भी गति बुरी बनेगी। मैंने कहा इसको छोड़ो जल्दी। जी। जिस पार्टी ने 10 एमएलए लोगों ने जीत के दिए और वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को आपने बाहर उठा के फेंकना है, वो कहते हैं जमुना पार कराएंगे जी। और उसी पार्टी ने 24 घंटे भी नहीं लगाए और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई जाके। वो भी कोई कह सकता है कि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए भाजपा को जरूरी था, हो सकता है जी। लेकिन जो समझौता हुआ उस समझौते में 12 बड़े बड़े विभाग उनको दे दें और उन विभागों को भी एक आदमी को कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप ये 12 विभाग रखें, अपने कितने साथियों को बांट सकते हैं बांटें। उन्होंने नहीं हुआ, उन्हें 2 साल तक वो विभाग अपने पास रखे। और जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी 52 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा कि मेरे को आके लोग ये कहें कि जेजेपी में तो ऐसा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं, उनके आदमी ये बोलते हैं कि भाई अगर सीधा आना हो तो 8% लेंगे और अगर बीच में कोई क्या बोलते हैं उसको, मध्यस्थ, हाँ बीच में बिचौलिया, हाँ बिचौलिया, तो फिर 10%। इस किस्म की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के झेलती रही। मैं झेलता नहीं बोलता, मैं ये कहता हूं उनकी सोच का ये हिस्सा था जी कि इस पार्टी को इस लेवल तक ले आए। और ऐसी व्यवस्था में जहां आप यानी करप्शन तो मैंने देखी है जी। करप्शन तो पैसे की भी है और भी हैं,
लेकिन ये तो पॉलिटिकल करप्शन थी जी कि लोगों को कहें कि हम मारेंगे इनको, ये पार्टियां आपके हित की नहीं है, और उसी पार्टी को फिर आप जाके सपोर्ट करो, तो ये पॉलिटिकल करप्शन, ये सबसे बड़ा मैं ये कहता हूं अपराध है। जी। तो आपने इतनी नेक सलाह भारतीय जनता पार्टी को दी, आपके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सलाह मान ली, जेजेपी से पीछा छुड़ा लिया। हमारा सवाल है, अब की बार किसकी सरकार? तो आपकी सलाह तो मान ली भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या माने, भारतीय जनता पार्टी अब आपकी सलाह पर चलकर फिर सरकार बना लेगी? मेरी सलाह पे चलती तो उनकी ये गति नहीं होती जो अब होगी, होएगी। अभी तो 50% लॉस हुआ है जी। मैं ये कहता हूं कि मेरा आंकलन ये है कि आज हरियाणा की 70% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। जी, आपकी सलाह मानने के बाद भी? सलाह नहीं मानी ना, सलाह मानते। मैंने जब ये सवाल उठाया, अच्छा बात तो आपका सुझाव तो ठीक है, इनकी बदनामी बहुत हो रही है, लेकिन ये राजस्थान का चुनाव निकलने दो, वो भी निकल गया, आपके यहाँ से भी चुनाव निकल गया, तीसरी जगह से भी निकल गया। मैंने कहा अब कि थोड़ा सा रुको, और फिर गजब की बात तो ये देखो ना कि जिस दिन मैंने निर्णय लिया, मैंने तो निर्णय नहीं, मेरे बेटे जो सिटिंग एमपी थे लोकसभा के हिसाब से, उन्होंने निर्णय लिया। फिर मेरे पास फोन आता है कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, आप रुको। ये राजनीति है क्या? ये नहीं, मैं समझ ऐसा तो नहीं कि बीरेंद्र सिंह जी के साथ में राजनीति हो गई, तब तक जेजेपी से पिंड नहीं छुड़ाए जब तक चौधरी इंद्र सिंह जी नहीं निकल गए। ये मैं ऐसा तो नहीं मानता, लेकिन एक जरूर बात कहूंगा, और मैं अपने साथियों से भी ये साझा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 साल का जो सत्ता रही है, जी, सत्ता तो रखी, लेकिन राजनीति नहीं आती इनको। दे आर फॉर अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिकल जो वन शुड हैव ए थॉट ऑफ पॉलिटिक्स। अब क्या, यानी आप एक बात सोचें जी, आप ऐसी कार्यशैली है आपकी कि आप उसका विधिवत उसको शुरू कर देते हो, लोगों को पता नहीं, और लोग उससे नाराज होते हैं। और नाराजगी की, आज भी नाराजगी का जो कारण है, मेरे अपने आकलन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सुशासन की बात करते हैं, उनको शासन का ही नहीं पता। सुशासन तो दूसरे सेकंड सीढ़ी है ये। तो ये कहीं, अब एक बार बताओ सिंह साहब, आप कह रहे हो कि इनको राजनीति नहीं आती। 10 साल से जिस हरियाणा में इनकी 4 सीटें हुआ करती थी, 2 सीटें हुआ करती थी, 2 बार सत्ता में आ लिए, और जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे वो केंद्र में मंत्री नहीं बन गए, बल्कि ऊर्जा मंत्री भी हो गए, नगरीय प्रशासन मंत्री भी हो गए, और उनके शागिर्द मुख्यमंत्री भी हो गए। और जिनको पूरी राजनीति आती है, जिनके पास इतनी बड़ी विरासत है, चौधरी साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनके संदर्भ में पता नहीं है विधायक बन जाएंगे, आगे सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या हुड्डा साहब ने कल बताया कि केवल मार्गदर्शक बनकर रह जाएंगे। तो राजनीति किससे ज्यादा अच्छी आ रही है? देखिए, जिसको आप राजनीति समझते हैं, मैं नहीं मानता। इस दुनिया में जी, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, इस दुनिया में पिछले 100 साल में सबसे बड़ा अगर कोई राजनीति में, जिसको हम महापुरुष बोलते हैं, जिसको फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, अगर उनको आप ये कहो कि राष्ट्रपति नहीं बन सके, वो तो राष्ट्रपिता बन गए। नहीं, एक सुन लो, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जयप्रकाश नारायण जी को जो क्रांति तो पैदा कर सकते हैं जी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ये कोई नाप तोल नहीं है, सोच है। एक सोच को जो जन्म दिया महात्मा गांधी ने, उसको सारी दुनिया ने माना। मैं कम से कम 40 मुल्कों में ये देख के आया हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महात्मा गांधी का स्टैचू वहां लगा हुआ है। और वो ये नहीं है कि आपने अपनी एम्बेसी में लगा लिया, पब्लिक प्लेस पे। और हो सकता है कि वहां के लोगों को उनका पूरा जीवन चरित्र का भी पता ना हो, लेकिन ये जरूर है कि ये एक आदमी है जिसने एक नई सोच पैदा की। तो ये कोई जरूरी नहीं, आप
ऊर्जा मंत्री बनने से वोट तो नहीं बढ़ती ना, वोट बढ़वा के देखो फिर पता लगेगा। पर वीरेंद्र जी, ये तो सवाल आपके संदर्भ में उठेगा ना चौधरी साहब, लोग तकरीबन पिछले 3 दशक से आपको हरियाणा के संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर देखते आ रहे हैं, अब संभावित ही रह जा रहे हैं, तो इसमें सवाल उठेगा ही ना कि जिसको इतना संभावनाशील राजनीतिज्ञ माना गया, उसके इस चुनाव में क्या उम्मीद के साथ में दे गए? मैं वो नहीं हूं जो आप समझते हो जी। और मैं आपकी एक बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह है क्या। जी 2019 का चुनाव था जी, नहीं सॉरी 2014 का, और कैप्टन अभिमन्यु की चुनावी सभा में नारनौंद में अमित शाह जी के साथ आप थे, और मैंने एक बात कही वहां, मैंने कहा ये हमारे जो प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु, ये सिर्फ फौज के ही कैप्टन नहीं, इनको आप समर्थन दोगे तो ये राजनीति के भी कैप्टन बनेंगे। आपको मैं मौजूद था। एक मिनट, और आपने मुझे 6 महीने बाद जब मैं केंद्र में मंत्री था तो मेरे बैठ के आपने कहा कि वीरेंद्र सिंह, मैंने राजनीति में लोग तो बहुत देखे हैं लेकिन वो अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठते। आपकी इतनी हिम्मत कैसे बन गई कि आप खुद अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मानते, प्रत्याशी समझते हो, और आप वहां कैप्टन अभिमन्यु की बात कर रहे हो। और यही नहीं, मैंने आपको याद दिलाया, मैंने कहा आज से 10 साल पहले मेरे को पत्रकार ने दिल्ली में ये पूछा था कि अगर आपका नहीं बनता तो क्या आप शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में ठीक मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो ये सोच है कि सिर्फ आप अपने तक सीमित मत रखो, इसमें आपको इतना होना चाहिए कि आप अपने सभी साथियों की भी, उनकी भी सोच का हिस्सा बनो। तो वो मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ 30 साल की बात मत कहो, मैंने बहुत कुछ राजनीति में दिया है और लिया भी है जी। और मुझे इस बात का गर्व है कि राजीव गांधी जी और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जितना कॉन्फिडेंस, जितना विश्वास वो मेरे अंदर रखते थे, शायद ही कांग्रेस के आज के भी किसी नेता में इतना विश्वास उन्होंने नहीं रखा। तो फिर चौधरी साहब, जितनी उदारता जिसका मैं स्वयं गवाह रहा हूं, आप दिखा लेते हैं, ये जिस पार्टी में आप वापस आए हैं उस पार्टी में ये उदारता क्यों नहीं दिखती? आप तो लोगों के बीच में घूम ही रहे हैं, लोग अभी भी इसी बात को लेकर सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी या पहले आपस में लड़ेगी? अब ये भी एक साइंस है जी। इसको भी आपके माध्यम से अपने साथियों के साथ भी साझा करूंगा जो आए हैं। पॉलिटिकल पार्टी 140 साल पुरानी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी लेने के बाद 77-78 साल में कम से कम 70% यानी 55 साल के करीब, 55-60 साल के करीब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, जिसको आप ग्रुप बोलते हो जी। इसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र सिंह पॉलिटिकल लाइफ में कांग्रेस के माध्यम से उसने अपनी एक जगह बनाई और वो जगह बनते बनते हजारों साथी मेरे साथ जुड़े। मैं आज भी ये चाहूंगा कि आई शुड नॉट लूज दैट पोजीशन ऑफ माइंड इन पॉलिटिकल फील्ड, क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा, एमपी रहा, एमएलए रहा, सेंटर में मिनिस्टर रहा, और इसी प्रकार से अनेक और कांग्रेस के साथी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा हैं, रणदीप हैं, कैप्टन अजय हैं, ये जो लोग हैं, किरण चौधरी भी थी, अब वो बीजेपी में चली गई। मतलब ये लोग, इनको आप ये समझो कि ये कहें नहीं जी हम तो आपके गुलाम हैं, गुलाम नहीं है ये, दे हैव क्रिएटेड देयर प्लेस इन पॉलिटिकल फील्ड। इसलिए आप उनको कहते हैं कि फैक्शन है, फैक्शन नहीं है वो, दे आर ट्राइंग टू सी दैट, वो ये देखना चाहते हैं कि हम राजनीति में जिस सतह तक और जिस पोजीशन तक पहुंचे हैं कम से कम उसको बना के रखें, और उसको आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। मैं तो आज भी
शैलजा जी की यात्रा उन्होंने निकाली है जो शहरों में जाएगी, और ये भी सोच का हिस्सा है कि शहरों में क्यों जाएगी, क्योंकि लोकसभा के परिणाम ये बताते हैं हरियाणा के कि शहरों में कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा प्रयास करती है तो आप कैसे मान लेंगे कि वो तो कोई धड़े की बात है। और दूसरे साथी दूसरी काम में गांव में लगे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। और मेरे से अगर आप सवाल करो कि आप कौन से फैक्शन में हो, मैं ये कोशिश करूंगा कि हर एक साथी को जोड़ के चलने की, क्योंकि मेरा अपना ये है कि 70% वोट जब एक पार्टी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के सिवाय दूसरी पार्टी कोई दिखती नहीं, माफ करना, चाहे जेजेपी है, इनेलो है, बीएसपी है, आप पार्टी है, और भी छोटी मोटी पार्टियां होंगी, आज मतदाता उनकी तरफ आकर्षित नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं यहां वोट डालूंगा तो जो मैं 70% की बात करता हूं वो वोटर ये कहता कि ये उसको भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है, और इसीलिए कांग्रेस अगर मिलके करेगी तो नंबर ऑफ सीट बढ़ जाएगा। क्योंकि कई पत्रकार ये भी पूछते हैं, अच्छा आप ये बताओ कितनी सीट आएंगी। मैंने कहा मैं ये बता रहा हूं कि 70% में कांग्रेस को कितनी प्रतिशत मिलेगी, वही उसकी सीट का निर्णायक गणित होगा। तो आपने बड़ा साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश की, फिर भी मैं नहीं समझ पाया। वो समझ ये नहीं पाया कि ये कैसे संदेश यात्रा है जिसमें वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा सुंदर फोटो हमें पोस्टर पे दिखाई दिया। शैलजा जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, रणदीप जी का भी बड़ा स्मार्ट सा फोटो है, पर जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, नाम क्या है उनका, उदय भान जी, वो पोस्टर में दिखे नहीं चौधरी साहब। और सीएलपी लीडर हैं, वो क्या बोलते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे आपके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका फोटो भी नहीं दिखा। अब इनको भाजपा गायब करेगी या कांग्रेस ही गायब कर देगी, ये सवाल है ना। आप मेरी सुनो जी, कल से ओलंपिक शुरू हुए जी, ओलंपिक में कुछ बड़ी बड़ी अपनी एड्स दी हैं प्लेयर्स के साथ, उसमें शॉट पुटर तूर का भी फोटो है, उसमें पीवी संधू जो बैडमिंटन की प्लेयर है उसका भी है, एक इसका वेट लिफ्टिंग की लेडी है वो, उसका भी है। तो आप ये कहेंगे कि इसमें मोदी जी का फोटो क्यों नहीं लगाया, असली तो प्लेयर वो हैं। ऐसे थोड़ा होता है, ये नहीं होता है। अभी भी मोदी जी आपको बड़े प्रिय हैं, चक्कर क्या है? क्या कहते हैं, हरियाणा चुनाव में मोदी जी कोई फैक्टर रहने वाले हैं? मैंने बता दिया आपको, ये फैक्टर जो आप 10 साल से संगठन नहीं, उसका इलेक्शन लोग लड़ रहे थे, और जो पार्टी ये कहती है कि हमारे 3,27,000 पन्ना प्रमुख हैं, उनका बस्ता लेने वाला कोई नहीं। ये क्यों है? क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि पार्टियां कुछ भी हों, हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब रुखसत लेनी चाहिए इनसे, बस जितना कर लिया उतना ही ठीक है। और वोटर की लड़ाई, और मैं ये कहता था अपने साथियों को, मैंने कहा वोटर ने करवट लेनी शुरू कर दी है, आपका काम सिर्फ इतना है कि इस करवट को थोड़ा सा जल्दी करवा दो तो ये 150 पे आएंगे, और वही थोड़ा सा और 10 दिन का मामला होता तो यही होता। और अब तो लेटेस्ट गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने ये दिया है कि 79 सीट्स ऐसी जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कोई, इलेक्शन कमीशन कुड नॉट एक्सप्लेन द कंडक्ट ऑफ द मशीनरी ऑफ द इलेक्शन, और वो ये कहते हैं कि अगर इस चीज का खुलासा कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 161 सीटें मिलने की उम्मीद थी, उससे ज्यादा उनको मिल नहीं सकती थी। तो इस तरह की व्यवस्था है, और वो तो यहां तक कहते हैं, और मैं इन साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में वो ये कहते हैं, जिनकी 260 पेज की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि आगे भी मत सोचना कि जो तरीके अख्तियार किए गए हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर आगे भी इस्तेमाल हुए, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हमने ये एक एक्सप्लेन की है सिचुएशन
जो इलेक्शन कमीशन ने तो उसका जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष की भी किसी पार्टी ने इस बात का, इस मुद्दे को उठाया नहीं। और ये मुद्दा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईटी का जो युग है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जनता को खुद जागृत होना पड़ेगा। और वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका जैसे देश तो जागृत हो चुके हैं। वो तो कहते हैं कि ईवीएम की बात छोड़ो, पर्ची डाल के वोट दो, पर्ची डाल के। और यही बात इस देश को कहीं ना कहीं किसी ऐसी व्यवस्था में ना ले जाए जिस व्यवस्था से निकलना इलेक्शन पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिकली डिफिकल्ट ना हो जाए मुल्क के लिए, मुल्क के मतदाताओं के लिए। ये प्रिकॉशन जरूरी है। चौधरी साहब, आपने इस बार जो बोला ना, उसमें कई सारे सवाल पैदा हो गए, उन पे बारी बारी से बात करता हूं। पर मैंने 10 साल बनाम 10 साल की बात की, तो आपने कहते हुए कहा कि देखो मनोहर लाल खट्टर जो है ना, वो भले आदमी है। तो खट्टर साहब को तो आपने भले आदमी का सर्टिफिकेट दे दिया, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा जी पर भी तो बताओ वो कैसे आदमी है। बताता हूं, पानी पी। सवाल इतना मुश्किल तो नहीं है, आप बगैर पानी पिए भी बताओ। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप बताओ क्या जवाब देना, वैसा दे दो। जो आपके मन में हो वो जवाब देता। देखिए, बात यह है कि चुनावी दौर है, 2-2.5 महीने में चुनाव होंगे। तो मेरा, आपको शायद पता भी है, वैसे आप पूछना चाहते हो तो मैं बता भी देता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे बुआ का लड़का है, मेरे से 1.5 साल छोटा है। रणदीप सुरजेवाला मेरे मामा का लड़का है। शैलजा मेरे गांव की बेटी है। आप किस किस की पूछोगे? और इनसे मैं प्यार से इनके साथ रहूंगा और इनको भी कहूंगा तुम भी प्यार से रहो। ये देखो भाई, खट्टर साहब के साथ में तो चौधरी साहब ने अपनी कोई रिश्तेदारी बताई नहीं, पर यह बताया कि वो भले आदमी हैं। पर जिससे इनकी सीधी नातेदारी रिश्तेदारी है, उसके विषय में यह ना बताया कि कैसे आदमी, बस इतना बताया कि मेरा रिश्तेदार है। तो इतने में समझने की बात है। पर चौधरी साहब, आगे बढ़ते हैं। जो आप दलीलें दे रहे थे, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है, पर लोकसभा चुनाव के नतीजे तो ऐसा बिल्कुल नहीं बताते। इस लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 42 सीटों पर कांग्रेस आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बात करें तो भाई 4 सीटों का इंप्रूवमेंट ही कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये रिजेक्शन कहां से आ गया आपके अनुसार? ये रिजेक्शन, जिस पार्टी की 20% वोट कम होती हो उसको आप रिजेक्शन नहीं मानते? द पार्टी विच गॉट 58% वोट एंड नाउ दे हैव कम डाउन टू 38%, सॉरी, ये 42%। तो इसको आप रिजेक्शन नहीं मानते? और दूसरी बात ये कि आप ये करें 5 सीट वहां, 5 सीट वहां, 5 उन्होंने लूज की हैं, कांग्रेस ने तो 5 जीती है ना। और दूसरी बात जो अभी मैंने कही, कांग्रेस का अगर संगठन भी होता ना, तो मेरा ये मानना है कि 5% वोट हर पार्लियामेंट में 50,000 से 1 लाख वोट का बढ़ोतरी हो सकती थी। ये तो लोग लड़ रहे थे चुनाव। संगठन की अगर प्रेजेंस भी स्ट्रांग होती तो मैं ये कहता हूं कि जो 5 का आंकड़ा है वो 7 और 8 पे भी जा सकता था। और इसको कोई ये कहे कि वो तो 42 सीटों पे, वो 46 सीटों पे, ये 42-46 जो हैं, 11 सीट पे सिर्फ 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में 90 में से 11 सीटें विपक्ष को गई थी असेंबली सेगमेंट जी, और 79 बीजेपी, 79 बीजेपी। और उन्होंने तो 4 घटा के 75 का नारा दिया था। 40 पे आते आते थक चुके थे। तो ये हरियाणा है, ये पता नहीं किसको कहां चढ़ा दे रेल में। एक उलझन है। शैलजा जी का कहना था कि हमारी सीटें ज्यादा आती अगर टिकट ठीक बांटे होते। आपका कहना है कि हमारी सीटें ज्यादा आती अगर संगठन बना लिए होते। बात कौन सी ठीक है?
नहीं, सीटें ज्यादा आने का, देखिए सीटें कैसे ज्यादा किसकी आती हैं, मैं आपको एक सिर्फ इतनी बात बोलता हूं कि कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है जिसकी तरफ लोगों की निगाह है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है ना, वो यू हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो, कि जो 70% लोग हैं वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल है। और फिर कहां जाएं? तो कांग्रेस में जाएं, क्योंकि कांग्रेस हरा सकती है। यहां तो हरियाणा बड़े गजब का राज्य है, यहां जिताने की कम चेष्टा करते हैं, हराने की ज्यादा करते हैं। तो चौधरी साहब ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी ने एन लोकसभा से पहले मुख्यमंत्री बदला, भले आदमी खट्टर साहब जी को विदा करके नायब सैनी जी को लाया। नायब सैनी जी के विषय में आपकी क्या राय है वो भी जाननी है हमें, वो कैसे आदमी है। पर ये बताओ कि ये भाजपा को जो 5 सीटें आई, ये इसलिए आई कि इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, तो इसलिए 5 आ गई, या 5 बच गई इसलिए कि कम से कम मुख्यमंत्री बदल दिया? नहीं नहीं नहीं, ये आपका, अरे आपका आकलन जाना, मेरा तो सवाल है। आप इतने बुद्धिजीवी आदमी हैं, ये देसी हिसाब मत लगाओ। अरे एक मिनट सुन लो मेरी बात जी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। 1986 में जी 1 साल से ज्यादा समय था, भजनलाल जी का इस्तीफा राजीव गांधी जी ने ले लिया और बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और इस उम्मीद से कि बंसीलाल जी बनेंगे तो जो कांग्रेस का एक नेगेटिव फीलिंग आई है वोटर्स में, वो ठीक हो जाएगी और हम चुनाव जीत जाएंगे। 1 साल का समय था। सैनी जी को तो सिर्फ 6 महीने मिले हैं। 1 साल के समय में 90 में से कांग्रेस को 5 सीट आई थी। अब सैनी साहब की 6 महीने की कारगुजारी में आप ये मान लो वो तो 5 आई थी, यहां तो 2.5 पे रुक जाएगा मामला। ऐसा खट्टर साहब क्या कर गए कि आपको 2.5 सीट के लाले दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा के? थोड़ा ये भी तो बताएं। मैं भाई यही समझ लो, फिर आपका मेरा इंटरव्यू पार जी। कि खट्टर साहब ने राजनीति की भाषा या राजनीति करने की महारत नहीं आती, और इसीलिए कौन भाजपा का वर्कर, किसी के वर्कर के कहने से कोई किसी की ट्रांसफर ना हो, उसका कोई गरीब वर्कर है, उसका कोई रिश्तेदार या उसका बेटा बेटी किसी नौकरी में सरकार ना लगा सके, किसी थाने में एसपी के यहाँ, डीसी के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, डीएफएससी के यहाँ उनकी कोई पहचान ना हो। 3,27,000 वर्कर तो दिखा दिए, लेकिन वो उत्साहित नहीं है। वो ऐसा लॉट है जो यानी उन्होंने ये सोचा कि मैं 30 साल, 15 साल, 20 साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा रहा, विचारधारा के रूप में कोई खड़ा रहा, कोई धर्म के नाम से खड़ा रहा, मेरे को मिला क्या? ये है उनकी शिकायत। और इसीलिए पार्टी का जब वर्कर नहीं खड़ा होगा, उस पार्टी की 2.5 भी आ जाए तो आप उनको मुबारकबाद दे देना आप। पर वो तो देश निर्माण में लगे रहते हैं ना चौधरी साहब, आपको पता नहीं? 10 साल आप रहे, वो बताते हैं कि सबसे पहले देश है, फिर दल है, फिर सबसे आखिरी में व्यक्ति है। तो उन्होंने तो लाभार्थियों की इतनी लंबी चौड़ी संख्या कर दी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे दी, साफ सुथरा प्रशासन दे दिया, लोगों के कल्याण के लिए झड़ी लगा दी। मतलब उनके पास तो लंबी फेहरिस्त है, इनका कोई मायने नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं की सिफारिश में तबादले से सरकार निपट जाएगी। अभी मैंने बताया था आपको, जिस सरपंच के अब 21 लाख रुपए मंजूर कर दिए, एक भी नहीं इस पक्ष का कि मैं 21 लाख मंजूर कर दिए तो वोट बीजेपी को। वो कह के इनको जब डंडे मार रहे थे तब नहीं दिखता था। तो ये जो आफ्टर थॉट जिसको हम बोलते हैं, ये जो बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी पोजीशन इनकी सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी इस उम्मीद में है कि हम सरकार बनाएंगे। इनका कार्यकर्ता ये उम्मीद में है कि यार किसके लिए काम करें, यहां मिलना तो कुछ नहीं,
यहाँ तो रिकॉग्निशन भी नहीं, हमारी तो पहचान भी नहीं। जिस पार्टी में वर्कर की पहचान ना हो वो वर्कर निरुत्साहित हो जाता है, उसका मन नहीं करता काम करने का। और यही एक वजह है जिसको मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल दौर में। चलिए थोड़ी सी बातचीत दूसरी पार्टियों पे भी हो जाए। एक और बड़ा नाम है चौधरी देवीलाल जी। उन देवीलाल जी की विरासत है, उनकी दो पार्टियां हैं, एक जननायक जनता पार्टी है, एक इंडियन नेशनल लोकदल है। उसकी तो वर्कर के संदर्भ में बात होती है। तो उसके वर्तमान के जो प्रमुख हैं ना, अजय सिंह चौटाला जी, वो हमारे साथ परसों थे यहाँ पर। बोले देखो भाजपा से भी लोगों का मन भर गया और कांग्रेस से भी मन भर गया। अब तो मुख्यमंत्री जो है वो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के घोषित दावेदार अभय सिंह चौटाला जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो ये अभय सिंह जी का दावा है, अभय सिंह जी का हौसला है, क्या कहते हैं चौधरी साहब? देखो, हौसले की तो दाद देनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां भाई। अगर आप मैदान में उतरते हो तो 400 पार का नारा तो लगाओगे। अगर आपने 272 का नारा लगाना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे गए। तो इसलिए ये चीफ मिनिस्ट्री के सबसे सशक्त दावेदार हैं। तो ये दावा नहीं लगे तो फिर लोग कहेंगे यार पहले ही कुछ नहीं, चीफ मिनिस्ट्री की तो बात ही नहीं करते। तो कोई भी राजनीतिक दल मैदान में उतरता है तो अपने दावे को बड़ा करके उतरेगा। अगर छोटा दावा रखा तो लोग भी समझ जाते हैं कि ये तो सिर्फ खड़ा हो गया। और कई सिचुएशन होती हैं कि रुख बदले तो जनता का। अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, लेकिन वहां के उस समय के मुख्यमंत्री टी अंजैया को इस्तीफा देना पड़ गया किसी वजह से। और उसके 2 या 3 महीने बाद इलेक्शन हुए और एनटी रामाराव जो एक फिल्मों में काम करने वाले कोई बड़े अभिनेता या राइटर जो भी थे, उसकी पार्टी नहीं, पार्टी बाद में बनी और भारी बहुमत से जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी बाद में बनी। तो ये घटनाएं भी घटती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जिन लोगों की कथनी और करनी में, कहते ना कि कथनी और करनी अलग अलग है, ये महाशय तो ऐसे हैं जिनकी कथनी और करनी एक ही है, उससे कभी इधर उधर हुए नहीं। तो आपने अभय सिंह जी का तो बता दिया, बस 2 और राजकुमार हैं। एक का नाम है दुष्यंत चौटाला, एक का नाम है दिग्विजय चौटाला। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भी पार्टी बनाई थी, 10 विधायक जिता लाए। जिस पार्टी में आप थे उसकी बैसाखी बन 4.5 साल तक सरकार भी चलवा दी है, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। तो इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना? उप मुख्यमंत्री क्या भाई, पिछली बार 3 महीने में उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, अब तो 4.5 साल उप मुख्यमंत्री भी रह लिए। तो उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना? देखिए, बात यह है कि हरियाणा का मतदाता गजब है, उसकी सोच का कोई मुकाबला नहीं। ये भी बात जो है ना कि 3 महीने में उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री तो यहाँ बहुत रहे हैं जी, हमारे यहाँ के भी हैं, और चौधरी चांदराम भी रहे, डॉक्टर मंगल सेन भी रहे। और एक और भी चीज़ है कि लोग जो हैं, मैंने आपको फिर वही बात कह रहा हूँ जी, कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में जेजेपी को, एक तो नाराजगी होती है और एक होती है नफरत। आज भारतीय जेजेपी पार्टी के प्रति नहीं बल्कि
मैं ये कहूं कि उनके जो मुखिया हैं उनके प्रति एक किस्म से नफरत है, और नफरत इस हद तक है कि एक पार्टी को 1% वोट भी ना मिले। और आज आप मेरे से ये भी सवाल करना कि अगला उचाना से वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मैं उसका भी जवाब पहले देता हूं, पूछने की जरूरत ही नहीं आपको। मैं ये कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी जो उचाना से भारी बहुमत से जीत के आए हैं और यहाँ 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको 92,000 वोट मिली थी। ही मस्ट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम उचाना। वो उचाना से भागना नहीं चाहिए, और उचाना के लोग हिसाब मांगेंगे। अभी उनकी माता जी चुनाव में आई थी, 3400 वोट पाए, उनको 4200 वोट मिली थी 1,41,000 वोट में से। और मुझे शक है कि लोग इतने, मैंने कहा ना, नाराजगी तो हो सकती है ठीक, नफरत इतनी है कि कहीं बेटे को 4200 से कम में ना मिले। ही मस्ट कंटेस्ट, ताकि एक मैसेज जाए लोगों में भी। मतलब आप यहां पर मंच से बताएं कि डर रहे हैं आप इस बात की संभावना से कहीं 4200 से भी कम वोट ना आए, और इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि दुष्यंत की चुनाव उचाना से ही लड़े। हाँ, मैं इसलिए पर नहीं, बाकी की तो नफरत ठीक है, पर आपको इतनी मोहब्बत क्यों है कि 4200 से कम वोट लेने के लिए उचाना लड़ना चाहिए? मेरे को मोहब्बत उन लोगों से है जिन्होंने इतनी 92,000 वोट दे दी। अरे उनको मौका मिल जाए भाई, बता दो दे कुछ किया हो तो। ये है। तो दुष्यंत चौटाला के संदर्भ में तो आपने बता दिया कि उन्हें उचाना से लड़ना चाहिए, तो मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी परसों रात में हमारे साथ थे, बोल के गए हैं मैं तो हर हाल उचाना से ही लड़ूंगा। पर अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये बताएं कि दुष्यंत चौटाला के मुकाबले में उचाना से कौन लड़ेगा? कांग्रेस देगी जिसको टिकट देगी। बाकी मेरे जो बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने भी आवेदन किया है पार्टी टिकट के लिए, और मैं समझता हूं कि पार्टी उनको उतारेगी चुनावी मैदान में। और फिर आप ये पूछोगे कि आप राजनीति में हो नहीं हो, पूछ लो। मैंने पूछूं कि आप तो कल ही बोल चुके हो हुड्डा जी के सामने, आई एम एक्टिव पॉलिटिशियन। हाँ, तो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप कहां से लड़ेंगे? मैं नहीं उचाना से तो आपने बता दिया। मैंने यही कहा कि मैं अब आप देखो, आप मेरी कुछ बातों को तो कम से कम अच्छा बताओ। 25 साल सत्ता में रह जाएगी ना, तो इनके बेटे ही कहेंगे, बेटियां अरे अब छोड़ो मेरी बात करो। अब तो इनका है ही नहीं, कुछ पल्ले नहीं है। 10 साल की राजनीति में तो वो जवानी नहीं आई जो 25 साल के बाद टिकट मांगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट और सबके लिए, आज से 27 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक हम शोक सभा में थे, मैं बैठा था, मेरे पास बहन सुषमा स्वराज आके बैठ गई। उन दिनों में ये बात चल रही थी कि सोनिया गांधी राजनीति में आएगी या नहीं आएंगी। तो मेरे पास आके बैठ गई, कहने लगी भाई वीरेंद्र, तुम तो कांग्रेस का बहुत करीबी है, इनके गांधी परिवार के, ये बता ये सोनिया राजनीति में आएगी? तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जी हाँ मुझे लगता आएगी। उन्होंने सिर पकड़ लिया यहाँ, कहने लगे फिर हमारी सत्ता नहीं आती। यानी और मैं ये बात मैं बात, जो आदमी ये कहते हैं ना कि परिवारवाद, राहुल गांधी की यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। आपने सारी बात बताई, पर हमें मुद्दे की बात नहीं बताई चौधरी साहब। हाँ जी, बहुत सम्मान से जानना आपसे यह है कि आपके चिरंजीव के संदर्भ में तो आपकी अभिलाषा है, उन्होंने आवेदन भी दिया है, वो उचाना से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की भी चुनावी राजनीति में बने रहने की कोई अभिलाषा है? क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह इस विधानसभा चुनाव के दौरान किसी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी राजनीति में सक्रिय तो हैं पर चुनावी राजनीति में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही है? सीधी बात। अब इसके बारे में भी एक उदाहरण से बताऊंगा, वरना तो आप भी गलत समझ जाएंगे, ये भी गलत समझ जाएंगे। मैं जब लोकसभा में गया 1984 में जी, तो मैं एमएलए था, यहाँ मिनिस्टर था, वो सीट खाली हो गई। सीट खाली होने की वजह से जब एमएलए के इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की चर्चा हुई,
तो मेरे घर के ही 5-6 लोग लाइन में थे। भैया मेरे को, दूसरा भाई कहे भाई मेरे को, तीसरा भतीजा कहे नहीं नहीं मेरे को। तो एक दिन मेरे पिताजी से मैंने कहा बाबू जी ये तो सारे घर के ही तैयार हो गए और मैं तो कोई निर्णय ले नहीं सकता। तो मेरे पिताजी कहने लगे अगर तेरे को कहीं कठिनाई आए तो फिर ऐसे करना, मेरा नाम ले देना। तो भाई थोड़ा कहे को बहुत जानो, और एक बार जोरदार तालियां इसी बात में बजा लो। तो अब आखिरी बिंदु पे आता हूं। तमाम चीजों पे हमने बात कर ली चौधरी साहब। 52 साल का आपका राजनीतिक जीवन है। इस 52 साल के राजनीतिक जीवन में आपने तमाम फैसले तमाम अवसरों पर लिए। खुदा ना खास्ता ईश्वर ये मौका दे दे कि आपको फिर से जिंदगी दी, तो इन 52 साल में ऐसा कौन सा फैसला है कि अगर दोबारा मौका मिले तो ये फैसला तो ना लूंगा? नहीं, वो तो 52 साल के तो होलिये जो होने थे, अब तो नया फैसला करने की बात है। देखिए, जो जनसंख्या की, जातीय जनसंख्या की जो बात कही जा रही है जी, इससे देश में एक नया अध्याय शुरू होगा जिसमें सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत कुछ नए परिवर्तन आ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण उसका अब 30 साल हो गए, 33 साल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से शुरू हुआ, एक नरसिम्हा राव जी के काल से जी। और आज 33 साल हो गए। आज हम दुनिया की बोलते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका फायदा किसी किसान को हुआ? उसका फायदा किसी कमेरे वर्ग को हुआ? आज भी एक रिपोर्ट आई है, एंड दैट रिपोर्ट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। उसमें ये कहते हैं कि ये जो आर्थिक एक उभार आया है उसमें 80% उभार सिर्फ 18% बड़े घरानों को, राजनीतिक घराने नहीं है और दूसरे वाले हैं। ये नहीं, जिस अर्थव्यवस्था को हम ये कहें कि ये हमारी दुनिया में उभरते हुए बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, द बेनिफिट्स आर नॉट बीइंग परकुलेटेड डाउन टू द पीजेंट्री ऑफ दिस कंट्री, टू द मैन हु इज वर्किंग एज लेबरर। इनको तो है नहीं कुछ भी। तो मैं, अगर आप जो कह रहे हो ना, मैं चुनावी राजनीति में नहीं हूं, ना मैं लड़ूंगा, बाकी आपको खुश करने के लिए बात बताई थी, लेकिन मैं नए जो राजनीतिक लोग आएंगे और कांग्रेस की व्यवस्था बनेगी तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भाई जातीय आधार पर जनगणना करा लो, और जो गरीब से गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट के ही हों, शेड्यूल ट्राइब के ही हों, ओबीसी हों, हर समाज के हर वर्ग में गरीब से गरीब, उनको एक नई व्यवस्था के अंदर पैदा करो। राहुल गांधी जी की, अभी आपने ये जो अमेरिका में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या नाम था उसका, सैम पेट्रोदा ने एक बात कही जो कंट्रोवर्शियल हो गई, लेकिन हकीकत ये है, और ये आप जरूर सुनो और मैं अपने साथियों को भी सुनाना चाहूंगा, कि जो आर्थिक व्यवस्था में हम तीसरे नंबर पे जाने की भी कल्पना कर रहे हैं और शायद चले जाएं 2-4 साल में, मैं कुछ, मेरे को, आई एम कॉन्फिडेंट। उसमें क्या है उस व्यवस्था में कि इतना धन, इतनी दौलत हमारे देश में आएगी, लेकिन वो चंद लोगों के पास होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होंगे, जो कमर्शियल सेक्टर में होंगे, लेकिन उस दौलत को इस देश के 140 करोड़ों में के लोगों में उसका हिस्सा नहीं होगा। ये बात कही गई और बीजेपी ने इसका प्रोपेगेंडा उल्टा किया। ये कही गई कि हम सर्वे कराएंगे कि जिस आदमी की आमदनी एक स्टैंडर्ड से ऊपर की होगी, उसकी क्या वेल्थ है, उसके बारे में हम एक सर्वे कराएंगे, ताकि इकोनॉमिक जो डिसऑर्डर है, मैं तो डिसऑर्डर बोलूंगा, वो इट शुड बी इन ए ऑर्डर्ड वे। तो ये जो बात है, ये आप देखना कि एक समय आएगा जब
अब काम करने वाले जहां 100 आदमी काम करते थे, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फलाना ये वो ऐसा युग हो गया, उसमें तो 5 आदमी काम चला देंगे तो सारा देश अनएम्प्लॉयड थोड़ा बैठेगा। तब ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, तब जो ये लोग सत्ता में रह के इस जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो ये कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ये सारे का सारा पैसा जब तक इस देश के उन लोगों के पास नहीं जाएगा जिन लोगों का हक बनता है, और ये व्यवस्था जागृत हो रही है, आप देखना। और आप भी इस बात का अंदाजा लगाना कि समय बीतते कुछ नहीं देर लगती, एक न्याय की तरफ भी समय आएगा और लोगों को पूरा इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ मैं ये नहीं कहता कि हम दिलाएंगे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में जिसके पास पैसा उसको भी फेंकना पड़ेगा, वो उस पैसे को रख नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर पे पहुंचे तो हमारी बातचीत का स्तर कई मोड़ों से गुजरता हुआ पहुंचा। आखिरी में जिस बात पर चौधरी साहब ने बातचीत को विराम दिया है वो हरियाणा चुनाव का विषय नहीं है, देश के भविष्य का विषय है। चौधरी साहब ने अपनी चिंताएं इस संदर्भ में व्यक्त की हैं कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, कुछ लोग बहुत धनी और अधिकांश लोग निर्धन हो रहे हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है। वह अपनी पार्टी के इस विचार से सहमत हैं कि जातीय आधारित जनगणना के आधार पर उन जरूरतमंदों की पहचान किया जाना जरूरी है जिन्हें वस्तुतः राहत पहुंचाने की जरूरत सरकार के स्तर पर है। हरियाणा चुनाव के संदर्भ में बहुत आशा से भरे हुए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। उनका मानना है कि जनता ने मौजूदा सरकार को खारिज करने का मन बना लिया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने का मन बना लिया है, और उम्मीद के लायक अगर कोई पार्टी दिखती है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिखती है, इसलिए अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का यह आकलन है, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं तो उनके आकलन का सम्मान है, पर आकलन की पड़ताल तो तभी होगी जब आप वोट डाल देंगे, और जब वोटों की गिनती होगी तो हम चौधरी साहब से फिर मिल लेंगे। पर चौधरी साहब को उनके हौसले के लिए, उनके आकलन के लिए और उनकी साफ गोईदा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यवस्था के बीच आपने समय निकाला। आगे की कार्रवाई के लिए अंजलि जी एक बार जोरदार तालियां चौधरी वीरेंद्र सिंह।